हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएन वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में जो सेकंड टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा उस मैच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं उन्होंने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। सबसे ऊपर के कमेंट में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी आ सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका रहेगा सबसे ऊपर के कमेंट से, सबसे टॉप के कमेंट से जो मैंने लिंक दे रखा है, पिन किया हुआ है, वहां से आप आ सकते हैं। और यदि दोस्तों मैं यूट्यूब पर ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे लाल बटन है उसको प्रेस कर लें, बेल आइकन भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस कर लें। और जिसने ऑलरेडी बेल आइकन दबाया हुआ है वो भी ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैच खेला जाएगा शेरे नेशनल बांग्ला स्टेडियम ढाका में। एक बहुत कह सकते हो कि गेंदबाजों के लिए अच्छी विकेट और फास्ट बॉलर्स वेरिएशंस पे रिलाई करते हैं। स्पिनर्स को वैसे ही हेल्प है यहाँ पे, बल्लेबाज को काफ़ी टफ टाइम हो रहा है। आपको ये लास्ट मैच से अंदाज़ा लग ही गया होगा। ये चीज़ मैंने फर्स्ट मैच में ही लिखी थी, कुछ भी चेंज नहीं किया है। और आपने देखा कि फर्स्ट मैच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बल्लेबाजों को बिल्कुल ही हेल्प नहीं मिली थी। दोस्तों एक चीज़ लेकिन गौर करने वाली रहेगी, पिच के लिए क्यूरेटर्स ने बोला था कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसे बेहतर करने के लिए, कुछ तो बल्लेबाजों के लिए रहे, लेकिन लास्ट मैच में वैसा कुछ नहीं दिखा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था मुझे उनकी बात पे शक ही है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था कि बल्लेबाजों को फिर से मुश्किल होने वाली है। फिर से क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी जिसमें बांग्लादेश ने 4-1 से हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और आप देख सकते हो कितना अच्छा किया था बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने। एक मैच हारे थे ज़रूर, लेकिन हर मैच लो स्कोरिंग रहा था। टी20 के लिहाज से आपको पता ही है कुछ भी रन नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया को भी 62 पे ऑल आउट किया था लास्ट मैच में, आपने देखा 60 पे न्यूजीलैंड को कर दिया ऑल आउट। तो यहाँ समझ सकते हो पिछले 2 मैचेस में विजिटिंग टीम जो बांग्लादेश आ रही है उसको काफ़ी मुश्किल हो रही है। सीरीज में देखोगे 10 फास्ट 7 स्पिन, 8 फास्ट 4 स्पिन, 7 फास्ट 4 स्पिन, 8-7, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 8 फास्ट 10 स्पिन, तो स्पिनर्स का रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। फास्ट बॉलर्स तो यहाँ मुस्तफिजुर अच्छा कर ही रहे हैं। 76 में से 41 फास्ट को 32 स्पिनर्स को मिली थी विकेट, 3 रन आउट हुए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सिमम ओवर्स फास्ट बॉलर्स ही कर रहे थे। सीरीज में तो आपने देख ही लिया है क्या हुआ। मैच 1 में न्यूजीलैंड बांग्लादेश के बीच में न्यूजीलैंड ने किए 60 रन, 10 विकेटें खो दी 16.5 गेंद पे। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे बांग्लादेश ने इजी चेस किया 62 फॉर 3, वैसे बहुत इजी नहीं था। 3 विकेट उन्होंने भी स्पिनर्स को खोई थी, पर्टिकुलरली आप देखोगे तीनों न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने एक एक विकेट लिया था। 13 विकेटों में 5 फास्ट 8 स्पिन है, ये पांचों विकेट जो गई हैं फास्ट को, 3 मुस्तफिजुर है, 2 सईफुद्दीन, बाकी सभी स्पिनर्स को ओवर मिले थे जिनको लगभग सभी ने विकेट लिया है। एक ही स्पिनर है जिसने ओवर डाला और विकेट नहीं मिला, वो कौन से थे? बांग्लादेश के ही मेन प्लेयर महमदुल्लाह। ये सभी स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट मिले थे। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे वही मुझे लगता है कॉम्बिनेशन फिर से बांग्लादेश का खेलना चाहिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको ना कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाऊंगा, वो चीज़ आप देखकर समझोगे कि ऐसे मैच में भी, छोटे से मैच में भी कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते थे। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा, आप गौर जरूर करिएगा। मोहम्मद नईम देखेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, साथ में एक राइट हैंड बल्लेबाज बहुत स्मार्टली खिला रही है बांग्लादेश ओपनिंग पे, लिटन दास। फिर आपको यहाँ पे दिखेंगे फिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शाकिब, फिर राइट हैंड बल्लेबाज मुशफिकर, फिर राइट हैंड बल्लेबाज, और फिर बीच में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिर से आफिफ हुसैन आएंगे। इतनी ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला। शाकिब ने 25 किए, मैच के टॉप स्कोरर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। आप जानते हैं सेकंड हाईएस्ट भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे हेनरी निकोल्स, और थर्ड हाईएस्ट भी टॉम लेथम। कौन थे? लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को यहाँ थोड़ी हेल्प मिली है। जबकि महमदुल्लाह देखोगे 14 नबात किए हैं यहाँ पे। बॉलिंग में इनके लिए दोस्तों सभी ने अच्छा किया था। ये आपको ओवर नंबर दिख रहा है, किसने कौन सा वहाँ ओवर किया था, इससे आपको समझ में आएगा कब किस सिचुएशन में कौन बॉलिंग कर रहा था। अभी नीचे मैं आपको बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा। पहले आप क्या फोकस करो, मेहंदी हसन जिन्होंने 4 और 15 पे किए थे, उन्होंने फर्स्ट, 5th, 7th और 9th ओवर किए थे, ठीक है। नासूम अहमद 2 ओवर 5 पे 2, यानी 2 ओवर डाले थे, 0 मेडन था, 5 रन दिए, 2 विकेट ली, ठीक है। सेकंड और 4th ओवर इनका था। शाकिब भाई के यहाँ पे आप देखोगे 2 विकेट भी थी, और 3rd, 12th, 14th, 16th ओवर था, 25 रन भी थे, ठीक है। और फिर मुस्तफिजुर की तो क्या ही बात है, 3 विकेट लेके गए थे 3 ही ओवर में। महमदुल्लाह 2 ओवर 8 पे 0, इकोनॉमिक के इनको पॉइंट मिल गए थे। और मोहम्मद सईफुद्दीन 2 ओवर 7 पे 2, काफ़ी अच्छी बॉलिंग इनकी भी थी, 11वां और 13वां ओवर था। एक बार आप बांग्लादेश के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख सकते हो, एकदम अच्छे से देख लो जिस भी प्लेयर का देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तैजुल इस्लाम भी है, 88 मैच में 75 विकेट्स, ये भी बाई चांस खेलते हैं तो बहुत अच्छी पिक हैं। नासूम अहमद 52 में 38 है, लेकिन ये बहुत इंप्रूव हो गए हैं, बिकॉज अभी ऐसी विकेट्स पे तो दोस्तों विकेट्स आएंगी ही इनके लिए। तो ये चीज़ें आप नोट करके चलो, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन पे आपको खासा ध्यान देना है। अमील इस्लाम एक और लेग स्पिनर है टीम में, खेलने के कम चांस है, बट इनके पास भी 25 मैच में 22 विकेट है। आई थिंक इंडिया के आगे इन्होंने अपना बेस्ट किया था, 3 या 4 विकेट हॉल था वो।
दोस्तों न्यूजीलैंड से बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि फिन एलन जो है स्क्वाड में जुड़ गए हैं। उनको कोरोना वायरस हुआ था, लेकिन 2 टेस्ट अभी उन्होंने नेगेटिव दे दिया और उनको स्क्वाड से जुड़ने के लिए परमिशन मिल गई है। अब कोच ने ये नहीं बोला है कि वो खेलेंगे कि नहीं, उन्होंने बोला है कि पहले हम पूरी उनकी फिटनेस एक्सेस करेंगे, चेक करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे खेलेंगे कि नहीं। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फिन एलन खेलेंगे कि नहीं। अगर खेलते हैं तो डायरेक्टली टॉम लैंडल की जगह आएंगे और ओपनिंग करेंगे। मैट हेनरी दोस्तों स्क्वाड में मौजूद हो जाएंगे। अब इन्हीं की जगह आए थे फिन एलन की जगह, क्योंकि फिन एलन को पता है कोरोना हुआ था तो उन्होंने रिप्लेसमेंट बुलाई थी मैट हेनरी, और अब दोनों ही स्क्वाड में है। मैट हेनरी को 3 दिन का क्वारंटाइन था जो पूरा हो गया है। आज के मैच में खेल सकते हैं, मौजूद होंगे। आज ही इनको जो है स्क्वाड से जुड़ना दिया जा रहा है। एक फ़ोन नंबर की तरह दोस्तों आपको दिख रहा है 20511818053333। बिल्कुल भी कॉल ना करें इस नंबर पे, क्योंकि ये है स्कोर जो कि आपको न्यूजीलैंड का दिख रहा है। और इसमें 2 ही लेफ्ट हैंडर्स चले थे, 18 और 18, टॉम लैथम और हेनरी निकोल्स। तो आप देख रहे हो शाकिब 25 किए थे, 18-18 टॉम लैथम निकोलस। तो लेफ्ट हैंडर्स ने थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो बेहतर किया है। अब दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने से पहले आपको बता दूं कि रचित रविंद्र 0, मुझे लगता है इस मैच में ग्रैंड लीग के कैप्टन तो कर ही सकते हो, लेकिन वीसी मेरे लिए एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि मैं शाकिब कप्तान के साथ वीसी चॉइस यहाँ पे रचित रविंद्र को आपको बता रहा हूँ। 0 पे ज़रूर गए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एक मिस टाइम हुआ था पहली ही गेंद, आई थिंक या दूसरी गेंद थी, सीधा हाथों में दे दिया था मेहंदी हसन के, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, अच्छा कर सकते हैं। विल यंग देखोगे 5 रन और कॉलिन डी ग्रैंडम 1 रन। मुझे बल्लेबाजी क्रम इनका ना समझ नहीं आया। जो सामने की टीम कर रही थी राइट हैंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, वो ये नहीं कर रहे थे। राइट हैंड एक कॉम्बिनेशन, फिर राइट हैंड जो कि बिल्कुल गलत था इनके लिए, और फिर लेफ्ट हैंड बिल्कुल गलत था। इनको चाहिए था राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक एक करके खिलाएं, ताकि बॉलर कोई भी टिक ना पाए। अब देखो क्या किया बांग्लादेश ने। नोट करना यहाँ पे मेहंदी हसन ने डाला था फर्स्ट, फिफ्थ, 7th और 9th ओवर। ठीक है, फर्स्ट, फिफ्थ, 7th और 9th ओवर। दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे ना तो 4th विकेट जो गई थी लैथम और निकोल्स जब पार्टनरशिप कर रहे थे, तो चौथा ओवर खत्म हुआ था, यानी 4 to 11 ओवर इन्होंने खेले थे दोनों ने। ये कौन है? दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। नीचे मैंने अभी आपको दिखाया, दोनों लैथम और निकोल्स आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिखेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के आगे हमेशा एक ऑफ स्पिनर आता है। अब देखो यहाँ पे आपको रोल दिख रहे हैं, कौन से ऑफ स्पिनर हुए इनकी टीम में? मोहम्मदुल्लाह हुए और ऑब्वियसली अफीफ और मेहंदी हसन हुआ। अफीफ को तो बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन मेहंदी हसन को करवाई। नोटिस करना 4th to 11th ओवर में 5th, 7th और 9th ओवर मेहंदी हसन ने डाला एक ऑफ स्पिनर ने। 8th, 10th ओवर पता है किसने डाला है? मोहम्मदुल्लाह ने। आप सोचो, नासूम जो 2 विकेट ले गए थे उनके ऊपर भी मोहम्मदुल्लाह आ गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे और ऑफ स्पिनर की ज़रूरत थी। तो मोहम्मदुल्लाह आपको फिर उसी केस में बॉलिंग करते दिखेंगे जब 2 सामने लेफ्ट हैंडर होंगे। इसी प्रकार जब रचित रविंद्र जब पहला ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट भी हुए मेहंदी हसन को, फिर लेफ्ट हैंडर के आगे एक ऑफ स्पिनर को यूज़ किया गया था। अब देखो वही गलती इनकी, न्यूजीलैंड ने क्या किया, जब ये आउट हुए एक राइट हैंडर भेज दिए, जबकि रचित रविंद्र के जाने पे एक लेफ्ट हैंडर ही भेजना चाहिए था। तो विल यंग और टॉम लैंडल 2 राइट हैंडर हो गए। राइट हैंडर के आगे हमेशा लेग स्पिनर आता है दोस्तों, समझिए। लेफ्ट हैंडर के आगे हमेशा ऑफ स्पिनर आता है, राइट हैंडर के आगे हमेशा लेग स्पिनर आता है। ये बेस्ट मैचअप होता है विकेट लेने के लिए, तो कैप्टन जो होता है वो काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। तो आप समझेंगे दूसरा और चौथा ओवर जब 2 राइट हैंडर बल्लेबाज थे, नासूम अहमद को करवा दी गई बॉलिंग। ठीक है, और 3rd ओवर पता है किसने डाला था? शाकिब ने, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर दोनों को करवा देते हैं। ये दोनों हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और बिल्कुल ही इनको बॉलिंग करवाई गई थी। एक ही दिशा में बॉल लेके जाते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर, तो कंफ्यूज ना होना, जहां मैं यहाँ पे आपको लेग स्पिनर बोल रहा हूँ वहीं पे आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी समझ सकते हो। वो ऑफ स्पिन ही है लेकिन लेफ्ट आर्म से है। जो सिंपली कंफ्यूज हो रहा है उसको ये बात बता दूं, मान लो आप क्या करते हो, आप एक राइट हैंड बल्लेबाज हो, आप में से जो मैक्सिमम व्यूअर देख रहे हैं राइट हैंड बल्लेबाज हैं। जब आप समझो आपके अंदर बॉल आएगी ना, आपको खेलना आसान लगेगा। आपके टर्न होके अंदर बॉल आ रही है, आप आराम से करोगे, खेलोगे, लेकिन बॉल जब बाहर जाएगी आपको मुश्किल होगी। तो राइट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर खेलना मुश्किल है, लेकिन ऑफ स्पिनर को वो विद द टर्न खेल सकता है। सिमिलरली एक लेफ्ट हैंडर है, तो उसको भी जब बॉल बाहर जाएगी एक ऑफ स्पिनर के थ्रू, तो आप कह सकते हो उसे टफ होगा। यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नसूम अहमद और इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स शाकिब को उस टाइम पे बॉलिंग मिली जब 2 राइट हैंडर्स थे, यानी 2nd to 4th ओवर। तो बहुत कड़ा ऑब्जर्वेशन था, बहुत मज़ेदार आपको लगा होगा। ये ही चीज़ अब काउंटर करनी है न्यूजीलैंड को, उनको बिल्कुल भी इकट्ठे राइट हैंड लेफ्ट हैंड ही रखना है। राइट हैंड और राइट हैंड इकट्ठे कम से कम हो तो उनके लिए बेहतर है।
दोस्तों उनके लिए बॉलिंग में आपको कोल मकोनी दिखे थे, 4 और 19 पे एक, बल्लेबाजी भी करते हैं, ऑफ स्पिनर हैं, सेकंड, फोर्थ, नाइन्थ और 15th ओवर डाला था। इंटरेस्टिंगली इनकी पहली ही गेंद इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मैच में जो थी वो विकेट बनी, और ये आई थिंक ये सिर्फ दूसरे ही प्लेयर हैं ऐसे न्यूजीलैंड के जिन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल बॉल पे विकेट, ब्लॉकी फर्गसन के बाद पहली ही बॉल पे T20 इंटरनेशनल में विकेट लिया है। एजाज पटेल 4 और 7 पे एक, बेहतरीन इकोनॉमिकल गेंदबाजी, अगेन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि ये किसको ज़्यादा डालेंगे आप मुझे कमेंट करके खुद ही बता दो, इतना समझाया अब। राइट हैंडर्स को ज़्यादा डालेंगे, और राइट हैंडर्स हैं बांग्लादेश की टीम में। रचित रविंद्र छठा, 8वां, 10वां और 12वां ओवर, 4 और 21 पे एक। जेकब डफी फास्ट बॉलर 1 और 3 पे 0, 7th ओवर डाला था। डजी ब्रेसवेल ने यहाँ पे 1 और 3 पे 0, 13वां ओवर। ब्लेयर टिकनर ने 1 और 9 पे 0, 14th ओवर। इनके भी दोस्तों आप स्टैट्स देख सकते हो, जिस भी प्लेयर के आपको देखने हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मैट हेनरी का नाम आपको दिखेगा, 90 मैच में 88 विकेट, और फिन एलन पे ध्यान देखना, 37 मैच में 1189 रन, यानी कि आपको 1179 रन दिख रहे हैं, 35 की एवरेज से, 11 हाफ सेंचुरी है। फॉर्म में प्लेयर काफ़ी अच्छा करते आ रहे हैं लास्ट सुपर स्मैश के बाद से, तभी बेंगलोर ने इनको पिक भी किया था। दोस्तों जब आप टीम करने आएंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन के चारों प्लेयर कल के मैच में दिखे थे जो आपको यहाँ पे खेला जाता दिखा था, लेकिन आपको बता दूं टॉम लेथम इसमें विकेट कीपिंग कर रहे हैं और नूरुल हसन कर रहे हैं। बल्लेबाजी वाइज भी मेरे को पता है टॉम लेथम की बल्लेबाजी आनी चाहिए। एशियन कंडीशंस में अच्छा खेले हैं, जहाँ सबको टफ लगा इन्होंने 18 रन किए, कीपिंग से भी पॉइंट्स दिए, जो इनको थोड़ा सा रहीम के ऊपर एडवांटेज देखे हैं। देखो कंडीशंस देखोगे तो इसमें कोई शक नहीं है, रहीम ही बेहतर बल्लेबाज माने जाने चाहिए, अपने घर पे खेल रहे हैं, स्पिन पे अच्छा खेलते हैं, धीरे खेले थे लेकिन विकेट नहीं दी थी, कंट्रोल में थे। लेथम को प्रेफरेंस दिया है बिकॉज लेफ्ट हैंडर हैं, लेफ्ट हैंडर्स ने अच्छा किया है, प्लस विकेट कीपर हैं, प्लस आपको इनकी बल्लेबाजी आती दिखेगी ही। रहीम को भी आप ले सकते हो, आप चाहो इन दोनों को ले सकते हो। ब्लंडल ओपनिंग पे आएंगे तो मे बी ओनली फॉर ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, और नूरुल हसन को भी रिकमेंड नहीं करूंगा ज़्यादा। वो विकेट कीपिंग से ही बहुत पॉइंट दे जाएं तो वो एकदम अलग चीज़ हो जाएगी। दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में मुझे लगता है हेनरी निकोल्स एक अच्छे प्लेयर बनेंगे, बिकॉज मुझे लगता है इन्हें 1 डाउन पे आना चाहिए या इनको 2 डाउन पे आना चाहिए। टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, 4 डाउन पे भेजने का मतलब ही नहीं बन रहा, इनको ओपनिंग करवानी चाहिए, 1 डाउन पे आना चाहिए, 2 डाउन पे उससे नीचे नहीं आना चाहिए। लेफ्ट हैंड भी हैं तो मुझे लगता है कि अगर पहली विकेट रचित रविंद्र की जाती है तो 1 डाउन पे इनको ही भेजना चाहिए ताकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बना रहे। अब न्यूजीलैंड क्या करता है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ी लग रही थी कोलिन हैंड्रोम को 2 डाउन पे भेज देना और खुद ही कह देना भैया प्लीज़ आउट हो जाओ। बिल्कुल ही गलत यहाँ पे बल्लेबाजी क्रम था मेरे अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं क्या करती है आज न्यूजीलैंड, मैं चेंजेस की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। दोस्तों महमूदुल्लाह की बात करूँ, लास्ट मैच पे 2 ओवर डाल दिए थे। अगेन इन्होंने ओवर डाले थे टॉम लेथम और हेनरी निकोल्स को, जो 8वां और 10वां ओवर था, और उसमें इन्होंने ऑफ स्पिन करी थी, इसलिए लेफ्ट हैंडर्स के आगे इनको बॉलिंग मिलने के हाई चांस हैं, इनको मैं टीम में रखूँगा। दोस्तों आप कॉलिन डी ग्रैंडोम को भी रख सकते हो जो 2 डाउन पे भी आ रहे हैं और आपको मीडियम पेस बॉलिंग भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी विकेट्स पे इनके जैसा बॉलर काम आ सकता है, आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे दोस्तों लिटन दास को लिया है, लास्ट मैच पे फेल हुए, लेकिन मैं इनको मानता हूँ अच्छा बल्लेबाज, ओपनर है, मुझे लगता है इनके पास बेस्ट टाइम होगा बल्लेबाजी का, पावर प्ले में खेलेंगे। और बेस्ट बात यह है न्यूजीलैंड के विपरीत अपने घर पे खेल रहे हैं। सेम रीज़न मैंने मोहम्मद नेम शेख को लिया है, ये किसके लिए क्या करेंगे, बांग्लादेश के लिए ओपनिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हो, कॉलिन डी ग्रैंडोम को इन दोनों में से किसी एक की जगह ले सकते हो। बॉलिंग स्लाइटली चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको कॉलिन डी ग्रैंडोम कर जाएं और ऐसी विकेट्स पे ऐसे बॉलर विकेट ले सकते हैं। दोस्तों विल यंग है और यहाँ पे आपको आफिफ हुसैन मिलेंगे। आफिफ हुसैन थोड़ी ऑफ स्पिन भी करते हैं बट चांसेस कम है। विल यंग 1 डाउन पे आए थे, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इनके नाम में ही है विल यंग, मतलब कि कैपेबिलिटी तो है ही और यंग प्लेयर भी हैं। अब देखना ये होगा कितना कैपिटलाइज करते हैं। न्यूजीलैंड का टेस्ट क्रिकेट खेला है तो एक कह सकते हो सॉलिड टेक्निक तो होगा ही, अब क्या स्पिनर्स को नेगेट कर पाएंगे वो देखना हमें पड़ेगा। शमीम पटवारी यानी शमीम हुसैन पटवारी और मुझे लगता है फिन एलन नहीं खेलेंगे मोस्ट लाइकली। फिन एलन अगर आते हैं अंदर तो आपके लिए ग्रैंड लीग ट्रैवल रहेंगे और काफ़ी लोग लेंगे भी। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में मैं ऐसे प्लेयर पिक करना चाहूँगा जो मुझे स्पिन के साथ बल्लेबाजी दे सकते हैं। पहले तो शाकिब अल हसन आपकी टीम में रहनी चाहिए, मेहंदी हसन भी आपकी टीम में रहेंगे तो बेहतर है। 4 ओवर भी किए थे, 6 डाउन पर बल्लेबाजी भी करते हैं। कोल मकोनी 5 डाउन पे बल्लेबाजी करेंगे और आपको ऑफ स्पिन दे देंगे। रजित रविंद्र लास्ट मैच में ओपनिंग पे थे और आपको गेंदबाजी भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स देंगे, इनको भी मैंने पिक किया है। डच ब्रेसवेल को मैंने पिक नहीं किया, वैसे ये प्लेयर अच्छे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अनसेलेक्ट करके। ये प्लेयर अच्छे हैं, इनके पिताजी का नाम था आई थिंक पीटर ब्रेसवेल, माफ करना ब्रेंडन ब्रेसवेल इनका नाम था, इनके अंकल का नाम था वो। काफ़ी इनकी जो फैमिली है वो ब्रेसवेल फैमिली पूरी क्रिकेट से ही जुड़ी हुई है। मिचेल ब्रेसवेल को आपने काफ़ी बार देखा होगा वेलिंगटन की टीम में खेलते हुए, वो भी इन्हीं के ब्रदर हैं, इनफैक्ट कैप्टन भी किया उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे। और इनके पिताजी भी इन्हीं की तरह जो मैंने बताया ब्रेंडन ब्रेसवेल, वो क्या थे, मीडियम पेसर थे और बल्लेबाज थे, तो वो भी ये काम करते थे जो डजी ब्रेसवेल कर रहे हैं। प्लेयर अच्छे हैं, आपने इनको न्यूजीलैंड से टेस्ट क्रिकेट भी खेलते देखे, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, आईपीएल में भी ये आ चुके हैं, ज़्यादा मौके नहीं मिले लेकिन आईपीएल के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं।
सिमिलरली स्कॉट कुगिलियन भी आईपीएल में आ चुके हैं, आपको याद होगा सीएसके में अच्छे फास्ट बॉलर हैं, खेले नहीं थे फर्स्ट मैच। सौम्य सरकार मीडियम पेस करते हैं, बट ज़्यादा इनका जो रोल है बल्लेबाजी से रहता है, बॉलिंग से कम। मुशताक हुसैन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, ज़्यादा काम इनका भी बल्ले से, बॉलिंग से कम। और यहाँ पे अमीनुल इस्लाम मेन लेग स्पिनर हैं, जो थोड़ा बल्ले से भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों बताया, मैं रचित रविंद्र को लेके चलने वाला हूँ। अब दोस्तों बॉलिंग में आप क्या करने वाले हैं, मुस्तफिजुर रहमान को आपको पिक करना है, डेथ बॉलर हैं, लास्ट मैच में 3 विकेट लेके गए थे। बहुत लोगों के आज वीसी भी हैं, हमारे भी लास्ट मैच में वीसी थे। नासूम अहमद है, मोहम्मद सईफुद्दीन है, एजाज पटेल है। दोस्तों इसमें गौर करेंगे, मेरे पास सिर्फ एक ही प्लेयर की जगह है बांग्लादेश से, तो यहाँ एजाज पटेल को तो मैंने रख ही लिया, जो एक स्पिन बॉलर हैं। अब यहाँ हमें गेम अपनी देखनी होगी, नासूम अहमद या मोहम्मद सईफुद्दीन को। दोस्तों अभी के लिए मैंने मोहम्मद सईफुद्दीन को दिया है, उनको थोड़ी सी बल्लेबाजी आती है इसलिए, वैसे नासूम को भी आती है, बट सईफुद्दीन आप कह सकते हो कि ऑलराउंडर लेवल पे भी रह चुके हैं, इवन कि यहाँ ड्रीम 11 में ऑलराउंडर में थे पहले कई बार सिलेक्शन के लिए। अच्छे प्लेयर हैं, विकेट्स निकालते हैं टाइमली, इसलिए मैंने इनको लिया। आप देखो दोस्तों, आपको अगर नासूम को लेना है वो भी आप कर सकते हो। पहले आप ये कॉम्बिनेशन देख लो, दिस इज विद श्रीलंका का टॉप ऑर्डर, जिसमें आपको दोनों ओपनर दिख रहे हैं, एंड श्रीलंका के मेन बॉलर जस्ट एक बॉलर मिस है, नासूम। अगर उनके 2-3 ओवर नेगेट हो जाते हैं शुरुआत के, तो वो अच्छा कर सकती है ये वाली टीम। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है सईफुद्दीन की जगह, या इवन इन दोनों में से किसी की जगह, इन दोनों में से तो नहीं कहूँगा यार, शाकिब को नहीं, मेहंदी हसन की जगह आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। दोस्तों इसमें मैंने सीवीसी किसको दिया है, मैंने अपना सीवीसी यहाँ शाकिब अल हसन को दिया है, और वाइस कैप्टनसी काफ़ी सोच विचार करी मैंने रचित रविंद्र में और फिर मुस्तफिजुर रहमान में, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को ही मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी दे दी है। दोस्तों इसी टीम में आपको बदलाव करके बता दूं, आप बहुत आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिटन दास को ड्रॉप कर सकते हो, या मोहम्मद नईम शेख को ड्रॉप कर सकते हो, और कॉलिंडी ग्रैंडहोम को पिक कर सकते हो। इस केस में यहाँ पे इजीली आप एजाज की जगह, या फिर इवन कि आप कोल मकोनी की जगह ट्राई कर लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो। इसमें आपस बांग्लादेश के सभी बॉलर्स आ गए, इसमें भी सीवीसी आप इनको दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो रचित रविंद्रन को। ये आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, जो मैंने आपको पिछला दिखाया था वो मेरी टीम 1 है, ये मेरी टीम 2 है। लेकिन मैं टीम 2 में ना रिस्क लूंगा, रचित रविंद्र को एक बार आप ट्राई कर लेना वीसी, बिकॉज मुझे लगता है ये अच्छे प्लेयर बन सकते हैं इस मैच में। होपफुली फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बता पाया और आपको इससे कुछ हेल्प होगी, जो लॉजिक्स आपको बताए उसको गौर में रखते हुए चलना। नसूम अहमद कितना टैकल हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा न्यूजीलैंड क्या करते हैं, क्या 2 लेफ्ट हैंडर इकट्ठे करवा देते हैं, 2 राइट हैंडर इकट्ठे करवा के फिर ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर वाला जो लॉजिक था वो अप्लाई होता है कि नहीं। ये चीज़ न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पे है, और क्या कैप्टन करते हैं, क्या लेथम करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इससे कुछ सीखें। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, मेरी फाइनल टीम एक बार देखना चाहते हैं, टॉप के कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप जुड़ पाएंगे। और वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखा है नया, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे।